हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। आई वेलकम यू वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। कैसे हमारा जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया, इसका स्टार्टिंग कैसे हुई, ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। और फिर हम हमारे जो कुछ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ थेरीज हैं, जीवों का विकास कैसे हुआ, हाउ द लिविंग बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये सब हम उससे रिलेटेड जो है मेन मेन थ्योरीज देखेंगे जो प्रचलन में है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका व्यू क्या था ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। तो बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने एक स्टेबल यूनिवर्स की कल्पना की थी। ऐसा यूनिवर्स जो कि ओवर द टाइम बिल्कुल उसका स्वरूप एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। इट्स अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस, इट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द टाइम। तो इस प्रकार का जो यूनिवर्स है वो स्टेबल यूनिवर्स कहलाता है। इसी को हम स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ आपके ज्यादा थ्योरी डिस्क्राइब नहीं की है टेक्स्ट बुक में, सिर्फ बोला है कि भाई स्टेबल जो यूनिवर्स होता है उसकी परिकल्पना किस साइंटिस्ट ने की थी। तो ये की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 में। तो क्या कहती है स्टेडी स्टेट मॉडल या फिर स्टेबल यूनिवर्स की थ्योरी? ये कहती है द स्टेडी स्टेट मॉडल asserts that although the universe is expanding। बच्चों, यूनिवर्स शुरू होता है एक बड़े धमाके के साथ, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, आगे डिस्कस करेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि बिग बैंग में क्या होता है कि शुरुआत में सारा का सारा यूनिवर्स एक ही स्थान पे केंद्रित था, बहुत बड़ा सारा धमाका हुआ और धमाके के बाद में ये मैटर जो है ये एक दूसरे से दूर जाने लगा और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन गई। और ये गैलेक्सीज एक दूसरे से जितना दूर जा रही है उतना ही इनके एक दूसरे से दूर जाने की जो गति है वो तेज होती जा रही है। तो भाई अगर इस प्रकार से फैलता जाएगा तो भाई इसका हम एक तरह से साइज तो कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कितना बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा ही होता जा रहा है और अगर ये फैलता जाएगा तो उसकी डेंसिटी कम होती जानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? का कोई चीज भाई गैस होती है, गैस अगर कोई गैस फैलती है तो बहुत ज्यादा जगह जब घेर लेगी तो इसका मतलब मैटर दूर दूर हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जानी चाहिए। ठीक है, और कभी ना कभी इतनी कम हो जानी चाहिए कि मैटर एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि दिखना ही बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मानना है कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैटर बहुत दूर चला जाएगा तो उनका ये मानना है कि मैटर क्रिएट भी होता रहता है। बहुत दूर चल जाएगा, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा, हम उसको नहीं देख पाएंगे, तो नया मैटर बनता भी रहता है। ओवरऑल डेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती यूनिवर्स की। अगर बहुत दूर जाके रिसीड होकर के गायब हो जाएगा सो न्यू मैटर इज क्रिएटेड। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी समय एक प्रिंसिपल दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, मतलब मैटर जो है मास वो एनर्जी में और एनर्जी मैटर में बदला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत दूर जाने के बाद में सम एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास, तो मैटर की उत्पत्ति होती है हमारे ब्रह्मांड के अंदर। तो ओवरऑल डेंसिटी बदलती नहीं है। और ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जो हमेशा से जैसा है वैसा ही था, इसकी ना तो शुरुआत होती है और ना ही इसका एंड होता है। समझ में आ गया? इट वाज ऑलवेज देयर। तो ये कहलाता है परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये परिकल्पना थी बच्चों एल्बर्ट आइंस्टाइन की। द स्टडी स्टेट मॉडल asserts that although the universe is expanding, यद्यपि ये फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इट नेवरदलेस डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ इसका जो ओवरऑल अपीयरेंस लुक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। द यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ना इसका कोई शुरुआत होती है ना इसका कोई अंत होता है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी होती है कॉस्मोलॉजी में। ये क्या इसकी अवधारणा है? इसके व्यू के मुताबिक द यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग बट मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी। समझ में आ गया? एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें एक एवरेज कांस्टेंट डेंसिटी हमेशा बनी रहती है। क्यों ऐसे बनी रहेगी? तो अगर ये दूर जाने के कारण इसकी डेंसिटी कम होने लगती है तो नया मैटर इसमें लगातार जनरेट होता रहता है और उससे नए स्टार्स गैलेक्सी जन्म लेते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, नए जो नेबुला होता है, इंटरस्टेलर डस्ट नेबुला होता है, उसमें नए स्टार्स जन्म लेते रहते हैं और पुराने वाले फूट करके डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी ओवर द टाइम मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, मैटर एनर्जी में हो सकती है। तो ये कहा कि इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अब जैसे हमारा सन ही है बच्चों, ये सन हमको एनर्जी देने के चक्कर में अपना बहुत सारा मास लूज कर रहा है, तो इट्स मास इज डिक्रीजिंग, डेंसिटी कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति भी हो रही होगी मैटर की, तो ओवरऑल डेंसिटी उतनी रहती है। तो मतलब तारे बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं गैलेक्सीज के अंदर।
ठीक है, तो तारे अगर बन रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उनका मास कम होता जा रहा है, तो उनको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी फैल रही है। कहीं पे एनर्जी खर्च होकर के जो बड़ी-बड़ी नेबुला होते हैं, उसमें एनर्जी खर्च होकर के मैटर का क्रिएशन होता है। तो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? सो देखो इधर क्या विद मैटर बीइंग कंटीन्यूअसली क्रिएटेड टू फॉर्म न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सीज, तो नया मैटर बनता रहता है स्टार्स गैलेक्सीज के रूप में एट द सेम रेट, उसी तरह से बनता है जिस रेट से old ones become unobservable as a consequence of their increasing distance and velocity of recession। recession होता है दूर जाना, तो जिस प्रकार से जो पुराना मैटर है, बहुत पुराना मैटर है, वो दूर जाते जाते इतना दूर चल जाता है कि ओझल हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो एक तरह से गायब ही हो गया हमारे लिए वो। तो उसके कारण क्या होता है, डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन नया मैटर बन भी जाता है नए स्टार्स और गैलेक्सीज के रूप में। तो ओवरऑल ओवरऑल जो डेंसिटी है वो बदलती नहीं है, ब्रह्मांड हमारा ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा नजर आता है। समझ में आ गया? इसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तनशील नहीं लगता। ये कहलाती है बच्चों स्टेडी स्टेट मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये व्यू फर्स्ट सर्वप्रथम अपना दिया था। कॉस्मोलॉजी क्या होती है? हेवनली बॉडीज जो होते हैं कॉस्मोलॉजी में, जहां हम यूनिवर्स के ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं, जो आउटर हेवनली बॉडीज है उसमें सब कुछ आ गया, स्टार्स, गैलेक्सीज, आउटर प्लैनेट्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो कॉमेट्स हैं, ठीक है, दूसरे ग्रहों के सैटेलाइट्स वगैरह हैं, इन सब के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं। ये स्टडी कहलाती है कॉस्मोलॉजी। द स्टडी रिलेटेड टू द यूनिवर्स एंड इट्स सेलेस्टियल बॉडी, एवरीथिंग, ऑल द बॉडीज फाउंड इन द आउटर स्पेस यूनिवर्स, दे आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। और इन सब की स्टडी से रिलेटेड जो ब्रांच है साइंस की, वो कहलाती है बच्चों कॉस्मोलॉजी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा स्क्रॉल करके। अब बच्चों जो ब्रह्मांड है इसके बारे में हमारे जो ग्रंथ है, आदिकाल के जो ग्रंथ है, बहुत पुराने वेद जो है हमारे, उन वेदों में भी इनका वर्णन किया गया, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित। ठीक है, तो बिग बैंग को ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मेन तरीका माना जाता है कि बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उससे पहले सारा का सारा मैटर एक ही स्थान पे केंद्रित था। तो हमारे यूनिवर्स के जो ओरिजिन से संबंधी एक सूक्त दिया हुआ है, सूक्त मतलब ऋचाएं हैं, संस्कृत में ये श्लोक जैसे हैं, तो ये ऋग्वेद में दिया है बच्चों। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन एक छोटा सा कि इन विच सूक्त ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का कौन सा सूक्त है जिसमें कि यूनिवर्स के ओरिजिन से संबंधी क्या है, वर्णन है। तो यूनिवर्स के ओरिजिन से संबंधी वर्णन जो है वो दिया हुआ ऋग्वेद का एक सूक्त है, नसादिया सूक्त ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, तो ये बच्चों नाम याद रख लेंगे, इस सूक्त का नाम याद रखना है। और वैसे वो पूरा जो सूक्त है वो काफी बड़ा सारा संस्कृत में जटिल भाषा में, वो कोई पूछेगा नहीं आपको। तो नसादिया सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधी बातें कही गई है कि यूनिवर्स से पहले कुछ भी नहीं था, सत्य नहीं था, असत्य नहीं था, ठीक है, आकाश नहीं था, धरती नहीं था, जल नहीं था, समय नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज देयर। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्स की जो है वो उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये हमारे पहले DD1 पे एक सीरियल आया करता था, भारत एक खोज। ये जवाहरलाल नेहरू की जेल के अंदर एक किताब लिखी गई थी, उस पे आधारित थी, भारत एक खोज, उसके आधार पे एक सीरियल आया करता था बच्चों। तो इस सीरियल के स्टार्टिंग में ऋग्वेद का जो ये सूक्त है, इसको सुनाया जाता था, हिंदी वर्जन इसका, हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप इसका सर्च मार के इसका ढूंढ भी सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है हिंदी वर्जन। ठीक है कि नहीं क्या, कि यूनिवर्स जो है इससे पहले क्या है, कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंगनेस समथिंग हैज अपीयर्ड। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति अचानक से हुई है। ठीक, चलिए उसके बाद स्वामी विवेकानंद से आप सब परिचित हो। ठीक है, तो उनके क्या विचार थे हमारे ब्रह्मांड के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का ये मानना था कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसकी रचना जो होती है, इसका जो संरचना है, वो किस कारण से हुई है, बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है बच्चों क्या, चेतना। कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चेतना। तो चेतना ने ही इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को जन्म दिया। इसका मतलब है उनका ये मानना था कि यूनिवर्स पहले आया और उसके बाद में लिविंग बीइंग्स बने, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया, क्योंकि मनुष्यों में चेतना होती है, तो चेतना के कारण ही वो यूनिवर्स को समझ पाते हैं। तो चेतना ने ही यूनिवर्स को जन्म दिया है, ना कि उल्टा है। तो उनका बिल्कुल उल्टा मानना था। ये हमारे वेदों में, हमारे पुराने जो ग्रंथ है उनमें ये वर्णन किया गया है। तो विवेकानंद का भी यही मत था कि कॉन्शियसनेस, चेतना सबसे सेंट्रल चीज है ब्रह्मांड की, इसी ने ही यूनिवर्स को जन्म दिया है, कॉन्शियसनेस। ठीक है कि नहीं कहा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर सपोज मनुष्य नहीं होते, लिविंग बीइंग नहीं होते सपोज,
तो कौन कहता है कि यूनिवर्स है? समझ में आ गया? तो यूनिवर्स को पहचानने के लिए हमको चेतना, हमको सेंसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जो कि और चेतना जो होती है, जो क्या होता है, लिविंग बीइंग्स में ही होती है, जो एक से अधिक में मल्टीप्लाई कर सकती है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। तो बिना चेतना के हम यूनिवर्स को समझ ही नहीं पाएंगे, उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो यूनिवर्स को एज इज, जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में देखने के लिए हमको लिविंग बीइंग्स का होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं? तो लिविंग बीइंग्स पहले से हैं और बाद में यूनिवर्स का क्या है, निर्माण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मानना था स्वामी विवेकानंद का कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, इट गेव राइज टू द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है? चलिए, अब बच्चों हमारे आदिकाल के महर्षि हैं, महर्षि कपिल। तो इनका क्या मानना था कि यदि मान लीजिए कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना था। जैसे मनुष्य का शरीर है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, पंचभूत है, पंच तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है कि नहीं? अब अ, जब कभी भी जब कभी भी मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, डेथ होती है, तो सीधी बात है, शरीर जिन तत्वों को मिलकर बना है उन्हीं तत्वों में वापस विलीन हो जाता है। समझ में आ गया? तो महर्षि कपिल का ये मानना था, इफ समथिंग इज डिस्ट्रॉयड, यदि किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है, नष्ट होती है कोई चीज, इट विल मिक्स इन इट्स रीजन और कॉज, जिस चीज से वो बना है, जो उसका कारण है, उसी कारण में वो विलीन हो जाता है। एक साइक्लिक वे में हमारी प्रकृति सृष्टि चलती है, ठीक है कि नहीं? कहा कोई चीज बनती जिस चीज से, नष्ट होने के बाद वापस उसी में विलीन हो जाएगी, तो ओवरऑल हमारी सृष्टि एज इट इज स्टेबल रहती है, ठीक है? ये मानना था महर्षि कपिल का। तो ये सिद्धांत हमारे जो है बहुत पुराने ऋषि मुनियों के, ये आज भी क्या मॉडर्न साइंस जो है बहुत अच्छे से उनको मानती है, वर्ल्ड वाइड नोन है। तो ये ऑलमोस्ट क्या स्टेबल यूनिवर्स के जैसा ही है। फिर उसके बाद फाइलोजेनी बच्चों क्या होती है? फाइलोजेनी होती है किसी भी प्रजाति, लिविंग बीइंग की जो प्रजातियां होती हैं, किसी भी प्रजाति की जो इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है, उसकी स्टडी को बोलते हैं फाइलोजेनी। समझ आ गया? उसका जो विकास की जो हिस्ट्री है कि भाई कोई भी प्रजाति है, उस ओवरनाइट अचानक से नहीं बन गई होगी वो, ठीक है? तो उसको हाईली डेवलप्ड आज के प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए कैसे कैसे क्या क्या बदलाव झेलने पड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किस प्रकार से वो उस स्पीसीज का विकास हुआ। तो विकास का जो पूरी हिस्ट्री है ये कहलाती है बच्चों फाइलोजेनी। द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज फाइलोजेनी। उसकी स्टडी को फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? ओके जी। अब अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों, थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म। जो मैंने अभी स्वामी विवेकानंद का व्यू बताया था उससे काफी मिलती जुलती थ्योरी है ये, ठीक है? तो ये थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और ये थ्योरी क्या कहती है वो देखते हैं हम। तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड बच्चों दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड। कुछ का ये मानना है कि यूनिवर्स जो है वो पहले बना और उसके बाद लिविंग बीइंग्स बहुत बाद में आए, ठीक है? जबकि इसके विपरीत एक और गुट है साइंटिस्ट का, वो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बाद में हुई है और चेतना, लिविंग बीइंग्स, लाइफ, जीवन, ये पहले से था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जीवन के बाद में जीवन को सपोर्ट करने के लिए ही क्या बना है, बाद में यूनिवर्स का निर्माण हुआ, यूनिवर्स की रचना हुई है। तो ये थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म। मतलब बायो मतलब लिविंग, लाइफ, चेतना, ठीक है कि नहीं? कॉन्शियसनेस, इट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द यूनिवर्स। समझ में आ गया? ये सबसे मेन थीम है ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, ठीक है? चेतना जो है वो बहुत पहले से थी और बिना चेतना के हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जो भी हम टाइम स्पेस अपने चारों ओर देखते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है कि नहीं? क्या ओके। तो ये जो बायोसेंट्रिज्म की जो थ्योरी थी सर्वप्रथम दी थी रॉबर्ट लांजा एंड एक और पर्सन है बॉब बर्मन। तो एक इसमें अमेरिकन साइंटिस्ट है और दूसरे एस्ट्रोनॉमर है, खगोल शास्त्री है बॉब बर्मन, ठीक? तो इन दोनों ने मिलकर थ्योरी दी थी 2007 में, और इस थ्योरी के कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है? सो द थ्योरी ऑफ बायोसेंट्रिज्म इट वाज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट लांजा एंड एस्ट्रोनॉमर बॉब बर्मन। 2007 में इन दोनों ने मिलकर थ्योरी दी थी। क्या है ये थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, according to this theory the origin of the universe, it cannot be purely explained on the basis of laws of physics। समझ में आ गया? तो जो हमारे भौतिकी के मूल सिद्धांत हैं, हमारे फिजिक्स के जो मूल सिद्धांत हैं, केवल उन फिजिक्स के सिद्धांतों के आधार पर हम यूनिवर्स की रचना को नहीं समझा सकते, यूनिवर्स की उत्पत्ति को नहीं समझा सकते। समझ में आ गया? क्या कारण है, क्यों बना यूनिवर्स? सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या जरूरत पड़ी यूनिवर्स की, ठीक है? तो भाई हम बोल सकते हैं कि बिग बैंग से शुरुआत हुई, लेकिन क्या जरूरत पड़ी? भाई पहले नहीं था तो उत्पत्ति की क्या आवश्यकता रही? ऐसा क्या हो गया कि यूनिवर्स को स्टार्ट होना पड़ा? वो वैसे के वैसे ही क्यों नहीं रह गया?
तो इसका कारण अभी भी हमारी फिजिक्स के पास में नहीं है, इसका उत्तर नहीं है। ठीक, तो ये थ्योरी जो है ये सब चीजों का कारण देती है। ये थ्योरी क्या कहती है? तो सीधी बात समझ में आ गया कि यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हम भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं समझा सकते, फिजिक्स के मूल सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा सकते। ठीक है, तो क्या कहती है ये गुड इनका क्या मानना है इस थ्योरी का? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी ये मानती है दैट बायोलॉजी इज द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स इन द यूनिवर्स। समझ में आ गया? बायोलॉजी जो है यही मेन साइंस है, मेन ड्राइविंग सिद्धांत है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, लिविंग बींग्स मतलब। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? तो जो हमारा ब्रह्मांड है उसका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि जीवन है, मतलब जीवन से ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से जीवन नहीं है। पहले ब्रह्मांड आया, यूनिवर्स आया, बाद में फिर धरती बनी, लाइफ आई। नहीं नहीं नहीं, इनका ही मानना है कि जीवन हमेशा से था, लाइफ हमेशा से थी, कॉन्शियसनेस, चेतना जो कि लिविंग बींग्स में होता है वो हमेशा से था। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, फील करने की क्षमता, ये लिविंग बींग्स में ही होती है। समझा क्या कि नहीं क्या? तो लाइफ के कारण यूनिवर्स की रचना हुई। अब कई लोगों को ये अटपटा लग सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द वर्ल्ड इज क्रिएटेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। तो वर्ल्ड को की रचना करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, वर्ल्ड अस्तित्व में इसलिए आया, ब्रह्मांड अस्तित्व में इसलिए आया क्योंकि जो जीवन है उसको ग्रो और डेवलप करना था, जीवन को विकसित करना था, फलना फूलना था जीवन को, और जीवन के फलने फूलने हेतु, कंडीशंस का निर्माण करने हेतु ही यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। ये मानना है इस थ्योरी के प्रोपाउंडर्स बॉब बर्मन एंड रॉबर्ट लांजा का। ठीक है, चलिए। हैंस, तो अब बताओ जो लिविंग बीइंग्स है, लाइफ होती है। अब लिविंग थिंग क्या होता है? एक पत्थर है, मान लो पत्थरों को आप मुक्का मारोगे, चूंटी काटोगे तो पत्थर चीखेगा, चिल्लाएगा थोड़ी, उसमें क्या सेंस करने की क्षमता नहीं होती। आपके साथ कोई काम करे, चूंटी मारे, मुक्का मारे, तो आपको पेन महसूस होगा। तो इसका मतलब आप लोगों में चेतना, तो चेतना जो होती है वो लिविंग बीइंग्स में ही होती है। फील करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिविंग बीइंग्स में होती है, और ये मल्टीप्लाई करते हैं, लिविंग बीइंग्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4 हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो चेतना होती है उसमें मल्टीप्लाई करने का गुण भी होता है और इट कैन फील। तो हेंस ये जो कॉन्शियसनेस है ना, चेतना, इट इज द राइट पाथ टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का जो स्वरूप है उसको समझने के लिए कॉन्शियसनेस, चेतना, यही सही रास्ता है। विदाउट कॉन्शियसनेस द वर्ल्ड कैन नॉट बी इमेजिन। और बिना चेतना के हम इस संसार की परिकल्पना नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो सबसे मेन सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स जो बायोलॉजी है, लाइफ है, द कॉन्शियसनेस जो कि लाइफ की प्रॉपर्टी। ठीक, अब बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना इस मत से सहमत नहीं है। उनका ये मानना है कि ये बहुत ही धार्मिक तरह की लगती है, जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल थ्योरी लगती है कि भाई जीवन पहले से था और उसको प्रोपागेट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है कि नहीं का? तो मैनी साइंटिस्ट्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस। कई साइंटिस्ट को स्वीकार ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? एज दे कंसिडर इट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट स्पिरिचुअल और रिलीजियस थॉट। उनको लगता है कि ये धार्मिक मतों से, धार्मिक जो विश्वास है उनसे प्रेरित है ये थ्योरी। समझ में आ गया? स्पिरिचुअल थ्योरी लगती है उनको, धार्मिक विश्वासों से प्रेरित लगती है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, दिस थ्योरी डज नॉट कंसिडर टाइम एंड स्पेस एज ऑब्जेक्ट्स। तो ये थ्योरी क्या मानती है? जो स्पेस टाइम है वो वस्तु नहीं मानती, उसको स्पेस और टाइम को वस्तु नहीं मानती, बट एज रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब टाइम और स्पेस का अस्तित्व तब भी है जब कॉन्शियसनेस होती है। भाई जिन लिविंग बींग्स में चेतना होती है, लिविंग बींग्स ने ही टाइम स्पेस का निर्माण किया। ठीक है, अब हम हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, और इसीलिए हमारे लिए स्पेस का महत्व है, इसीलिए हमारे लिए समय का महत्व है। नॉन लिविंग चीजों के लिए ना तो स्पेस का कोई मेन मायने है, ना टाइम के मायने, तो उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो समय को समय के रूप में, स्पेस को, अनंत जो फैलाव है, इसको रियलाइज करने के लिए हमारे अंदर कॉन्शियसनेस, चेतना का भाव होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये चेतना ही है जो हमको रियलाइज करने में हेल्प करती है स्पेस और समय को, टाइम और स्पेस को। समझ में आ गया? अगर चेतना नहीं होगी, लिविंग चीजें नहीं होंगी, तो स्पेस और टाइम का कोई महत्व नहीं है। समझ में आएगा? ये हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। सो दीज एग्जिस्ट ओनली बिकॉज वी रियलाइज देम बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ठीक, इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे शब्दों में क्या कहा उन्होंने? लाइफ क्रिएट्स टाइम एंड स्पेस। समझ में आ गया? तो पहले ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से लाइफ आई, नहीं, गलत है। इस थ्योरी का ये मानना है कि लाइफ, जीवन के कारण ही टाइम स्पेस की रचना हुई। समझ में आ गया? अगर जीवन नहीं होता तो समझो टाइम स्पेस यूनिवर्स कुछ भी नहीं होता। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में कहें हम, लाइफ एंड कॉन्शियसनेस आर द कीज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द यूनिवर्स। अगर हमको ब्रह्मांड का सच्चा स्वरूप
प्रकृति जाननी है तो उसके लिए जीवन, लाइफ और चेतना, कॉन्शियसनेस, ये की एलिमेंट्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यूनिवर्स कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट अस, हमारे बिना ब्रह्मांड की कोई कल्पना नहीं। समझ में आ गया? तो ब्रह्मांड की बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हैं, हम होते ही नहीं तो यूनिवर्स के कोई मतलब नहीं थे हमारे लिए। समझ में आ गया? सो द बायोलॉजी इज द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स, इसी कारण से इस थ्योरी को नाम दिया गया बायोसेंट्रिज्म। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नोट आता है, शॉर्ट में आ सकता है, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंट्रिज्म और इसका मत क्या है। समझ में आ गया? और क्यों इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? बिकॉज ये स्पिरिचुअल या रिलीजियस थॉट से प्रेरित लगती है। ठीक, चलिए इसके विपरीत दूसरा जो गुट है उनका क्या मानना है, समझ में आ गया? तो दूसरा गुट बच्चों है वो है हमारा फिजिकल थ्योरीज को मानने वाला गुट, जो ये कहता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना एक चैप्टर साइंस में कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, 5th चैप्टर था आपका साइंस में, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी हमने, और बाद में हमने पढ़ा था हेल्डेन और ओपेरन की थ्योरी विद ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कैसे बताया था कि अर्ली एटमॉस्फेयर में धरती, पहले भाई हमारा ब्रह्मांड बना, बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद में कभी ना कभी सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, धरती बनी, धरती शुरू शुरू में बहुत ही हॉट थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, महासागर बने और उस पर फिर किस प्रकार से पहला लिविंग सेल ने जन्म लिया और धीरे धीरे फिर विविधता बढ़ते बढ़ते अलग अलग भाई कई प्रकार के चेंजेस हुए धरती में, और धीरे धीरे क्या है लाइफ फॉर्म्स उनमें बदलाव आता है, इवोल्यूशन और इवोल्यूशन की थ्योरीज हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है जो कि फॉलो होता है। तो ये फिजिकल थ्योरीज को मानने वाले लोग हैं, तो इनका मानना बिल्कुल उलट है। समझ में आ गया? इनका दोनों ही तबके हैं, अपनी अपनी थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं ये फिजिकल थ्योरीज। तो हमारे जो भी जाने माने ब्रिटिश साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, वो भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करते थे। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। तो देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल थ्योरीज, तो ये फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है थ्योरीज, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। समझ में आ गया? तो बायोकेमिकल इवोल्यूशन मतलब समझ में आ गया, शुरू शुरू में जो लाइफ है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो है, केमिकल सब्सटेंसेस, इनसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और बाद में है लाइफ, जो आज के युग में लाइफ जो होता है, लाइफ से ही लाइफ आती है। तो बायोकेमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो इन्होंने उसको ये मानते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न फिजिस्ट है, जो फिजिकल थ्योरीज है वो द केमिकल एलिमेंट्स इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट कंबाइंड। तो हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो गैसेस हुआ करती थी, उन्हीं के कारण कुछ बायोमोलिक्यूल्स बने, थंडर लाइटनिंग के कारण समुद्र पे वो गिरे और उससे बताता है एक छोटी कोलाइडल ड्रॉपलेट्स बन गई, कोएसरवेट्स, उन्हीं से फर्स्ट लिविंग सेल बना। पूरी कंडीशंस हैं। हेल्डेन ओपेरन ने अलग अलग 8 स्टेजेस में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पूरा अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, तो उनका मानना है कि प्रिमिटिव जो हमारा एनवायरनमेंट था उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, अर्ली गैसेस, वो कंबाइन होकर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में उन्होंने कुछ कार्बन कंपाउंड्स बनाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए समुद्रों में, और इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आगे चल के पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इनको जन्म दिया, जो कि अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे धरती पर जो सबसे पहले आए। द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड द थ्योरी ऑफ बायोसिंथेसिस। तो अभी हम देखेंगे दोनों में मेन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। फिजिकल थ्योरीज के जनक वो क्या मानते हैं और बायोसिंथेसिस वो क्या मानती है। तो फिजिकल थ्योरीज ये मानती है कि लाइफ बाद में आई है, नॉन लिविंग मैटर से क्रिएट हुई है, केमिकल कंपाउंड से बनी है। पहले हमारा ब्रह्मांड आया, धरती बनी, सोलर सिस्टम बना, और उसके बाद में जीवन का स्टार्टिंग हुआ, पहले से नहीं था। ठीक है, सो फिजिकल थ्योरीज बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर विद केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जबकि बायोसेंट्रिज्म क्या कहता है, लाइफ पहले से थी, ब्रह्मांड की रचना बाद में हुई। समझ में आ गया? तो ये मेजर डिफरेंस है। बायोसेंट्रिज्म बिलीव्स दैट द लाइफ केम फर्स्ट, जीवन पहले से था, एंड द कॉन्शियसनेस गेव राइज टू द यूनिवर्स। बच्चों ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने लास्ट ईयर एक थ्योरी पढ़ी थी, जो कि थी थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, शायद आपको पता होगा। ये थ्योरी क्या कहती है कि जीवन हमेशा से ही था, ना तो इसका आदि है ना इसका अंत है, ना इसकी शुरुआत है और ना इसका अंत है, इट वाज ऑलवेज देयर। तो ये थ्योरी बायोसेंट्रिज्म को ही बल देती है। तो बहुत सारा तबका है वो इसको बिलीव भी करता है। ठीक, तो बायोसेंट्रिज्म बिलीव्स दैट द लाइफ केम फर्स्ट, लाइफ हमेशा से थी, पहले से थी, एंड द कॉन्शियसनेस जो चेतना है, चेतना स्वरूप ने ही क्या किया, इट गिव राइज टू द यूनिवर्स, और इसी से हम यूनिवर्स की कल्पना करते हैं। यूनिवर्स का जो स्वरूप है वो चेतना के कारण होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ लाइफ। जो जीवन है, जीवन के कारण क्या है, इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, संसार के मायने, संसार को हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, लाइफ। ठीक, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं स्पीसीज क्या होता है। बच्चों स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं अलग अलग स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं। ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है, मंकी एक स्पीसीज है, मैंगो प्लांट एक स्पीसीज है। तो स्पीसीज का मतलब बच्चा होता है एक ही प्रकार के
ऐसे ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा समूह, एक ही जैसे गुणों वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का समूह जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग करके, रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। और वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल मतलब उसमें फिर रिप्रोडक्शन की क्षमता होनी चाहिए, वो अपनी स्पीसीज को आगे प्रोपागेट करता है। समझ में आ गया कि क्या? तो ऐसे किसी ऑर्गेनिजम्स के समूह को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। और इनमें क्रोमोसोम जो होता है, डीएनए कंटेंट, उसकी संख्या कांस्टेंट बनी रहती है, तो अपना फॉर्म, स्ट्रक्चर, स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी ये खोते नहीं है, जैसा है वैसे वैसा। ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जांपल, इसके प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम की जो संख्या 46 है, तो ये 46 की 46 ही बनी हुई है हजारों लाखों सालों से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसमें कोई बहुत लंबे समय से बदलाव नहीं है? हाँ, छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं डीएनए, बट ओवरऑल जो फॉर्म है, स्वरूप है, बेसिक जो डिजाइन है, बॉडी डिजाइन, उसमें परिवर्तन नहीं आता है। और ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करके नए ह्यूमंस बना सकते हैं, तो वो भी फर्टाइल होते हैं, वो फिर आगे अपनी जनरेशन को प्रोपागेट करते हैं। तो इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी रेस को, प्रजाति को बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो समूह है इंडिविजुअल्स का, वो कहलाता है स्पीसीज, प्रजाति। तो क्या ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? जो अपना फॉर्म है, स्वरूप है, वो बरकरार रखते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, एंड केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, आपस में इंटरब्रीड करके, रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं? वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। ये कहलाते हैं स्पीसीज, प्रजाति। चलिए अगला देखते हैं हम क्या। एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड जो है उसके उत्पत्ति से संबंधित भारतीय विश्वास, भारतीय मत क्या है? हमारे वेद पुराणों में हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या लिखा है? तो स्वामी विवेकानंद के विचार यहीं से ही प्रेरित है। तो हमारा जो ग्रंथ है बहुत पुराने, उनमें ये थॉट दिया गया है, इंडियन कॉन्सेप्ट, भारतीय मत क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्सेप्ट, तो भारतीय मत के अनुसार द कॉन्शियसनेस, ये भी क्या, कॉन्शियसनेस को ही ये सेंट्रल चीज मानते हैं। ठीक है, द कॉन्शियसनेस कंस्ट्रक्टेड द यूनिवर्स बाय मल्टीप्लाइंग फ्रॉम वन टू मेनी। कॉन्शियसनेस पहले से थी, जीवन पहले से था, और इस जीवन ने एक से अधिक रूपों में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि भाई लिविंग बींग्स में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, तो धीरे धीरे के ये जो चेतना है, ये चेतना एक से कई रूपों में बटी, कई टुकड़ों में बटी, मतलब मल्टीप्लाई हुई ये चेतना। ठीक है, पूरे संसार भर में लिविंग बींग्स फैले, और ये जो लिविंग बींग्स है, इसी के कारण हम आज के इस संसार को जान पाते हैं, देख पाते हैं। तो ब्रह्मांड जो है उसका कंस्ट्रक्शन चेतना के कारण ही हुआ है, उसका स्वरूप चेतना के कारण है। ऑल द थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स वी सी इन द यूनिवर्स आर अ पार्ट ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया? बिना चेतना के हम, हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनको महसूस ही नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक पत्थर है, चट्टान है, इसके लिए बाकी लिविंग बींग्स के कोई मायने नहीं है, उसके लिए वो ना के बराबर है, क्योंकि उनको फील ही नहीं कर पाता। समझा गया? तो क्योंकि हम चेतनाशील हैं, हमारे अंदर चेतना होती है, हम इन चीजों को महसूस कर पाते, देख कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ब्रह्मांड है, अस्तित्व है। नॉन लिविंग चीजों के लिए ब्रह्मांड के कोई मायने नहीं है। समझ में आ गया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पड़ता है। तो बिकॉज लाइफ है, लाइफ के कारण ही क्या है? यूनिवर्स है। दिस बिलीफ इज इन वननेस। तो इसका मतलब क्या है? एक सेंट्रल आइडिया है कॉन्शियसनेस, सब कुछ चेतना के कारण है। तो ये जो सिंगलनेस है, वननेस है, कि एवरीथिंग वी सी इन द यूनिवर्स इट कम्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। चेतना के कारण ही हमारे चारों तरफ जो दिखाई देता है, इट इज बिकॉज, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये एक तरह से क्या यूनिफाइड थ्योरी है ये। दिस बिलीफ इन वननेस और सिंगलनेस, इसको मोनोइज्म कहते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या कि सब कुछ एक ही चीज के कारण है, वो एक सिंगल चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो चेतना है। ठीक है, तो दिस बिलीफ इन वननेस मतलब एकता, एक जो है, तो वो एक चीज क्या है जो जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई, वो एक चीज अगर हम बोले तो वो बच्चों कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो लिविंग बींग्स में होती है। तो इसी को मोनोइज्म बोलते हैं। सब कुछ जो है वो चेतना के कारण है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जो है, उनके अनुसार जब जब धरती की उत्पत्ति से संबंधी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधी अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो उन सबका एक ही जवाब होगा, ये मोनोइज्म, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई? चेतना के कारण। हम हैं तो ब्रह्मांड का स्वरूप है। इसी प्रकार से धरती की उत्पत्ति वो भी चेतना के कारण ही हुई है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एवरी टाइम द क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन इज आंसर्ड। जब जब पूछा जाएगा कि भाई पृथ्वी क्यों बनी, कैसे बनी, तो उस सबका एक ही जवाब होगा, वो है कॉन्शियसनेस। चेतना के कारण ही ये सबका निर्माण हुआ, सब अपने अस्तित्व में आए। ठीक है, तो बच्चों अब ये बहुत ही अजीब सा थॉट लग सकता है। ठीक है, हमको बिलीव करने का मन नहीं करेगा कि क्या बोल रहे हो, चेतना क्या होता है ये। ठीक है, तो इसको उन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरण से समझाया है। समझते हैं ये उदाहरण क्या है चेतना वाला? ठीक है,
इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी। एनालॉजी मतलब एक उदाहरण है, हम क्या तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक उदाहरण है। अ ट्री स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सीड। एक पेड़ होता है बड़ा, बरगद का पेड़ मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं का? तो एक पेड़ जो होता है बच्चों अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से बीज से करता है। बरगद का पेड़ आपको पता है कितना विशाल होता है, और उसके जो छोटे छोटे फल होते हैं रेड कलर के, उसमें बीज बिल्कुल जरा सा होता है, दाने के समान, राई के दाने के समान उसका बीज होता है। तो सोचो इतना सा बीज कितना बड़ा पेड़ बना देता है कितने लंबे समय के बाद में, ठीक है ना? सो अ ट्री, तो मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है, वो अपनी जर्नी, अपनी लाइफ, अपना जीवन की शुरुआत कैसे करता है? बीज से करता है, ठीक है कि नहीं का? इट ग्रोज, बीज बोया, अंकुरित हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रो करता है, और धीरे धीरे ग्रो करता 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 अपने जेनिथ तक पहुंचता है। जेनिथ होता है पीक, चरम तक पहुंचता है, फुल ग्रोथ। समझ में आ गया? फिर पीक पर पहुंचने के बाद में क्या होता है बच्चों? लास्ट में जब उसका मृत्यु नजदीक होती है, मरने को होता है, तो अंत में वो फल बना करके, बीज बना करके गिर जाता है, सूख जाता है, जो भी हो जाता है, मर जाता है, ठीक है? लेकिन मरने से पहले सुरक्षित कर गया अपने आप को, अपनी चेतना किसमें डाल गया? बीज में डाल गया। बीज हमारा लिविंग सेल्स का टुकड़ा होता है वो, ठीक है? तो ये बीज बच जाते हैं, तो एक तरह से वो अपने जो भी गुण है वो किसके अंदर दे गया? बीजों। और बीज बहुत सारे, तो पेड़ एक था और उसने कई रूपों में, अपने कई फॉर्म से अपने आप को मल्टीप्लाई कर, तो ये है चेतना का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? तो इट फॉर्म सीड्स एंड गेट डिकम्पोज। तो पेड़ तो चला गया, अब बताओ वो पेड़ बना कैसे था? वो पेड़ बना था हमारे पंच तत्वों से, मतलब जो मिट्टी वगैरह, पोषण, न्यूट्रिशन, हमारे एटमॉस्फेयर से एयर लिया, उससे जो भी लिया, कार्बन कंपाउंड्स अर्जित किया, ग्रोथ किया, वो सब यहीं से तो लिया, मिट्टी से ही तो लिया। और जब सड़ेगा गलेगा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो इसका मतलब जिस जिस कारण से वो बना, वो उसी कारण में विलीन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? इट हैज गॉट मिक्स्ड इनटू द रीजन, ठीक है? तो भाई मिट्टी से ही बना, मिट्टी में मिल गया। बर्ड्स स्टार्ट देयर लाइफ, तो समझ में आ गया। तो अब वापस बीज आ गया, बीज से वापस से साइकिल चालू हो जाएगी। तो मतलब क्या है? जीवन जो होता है, जीवन अपनी शुरुआत करता है बिल्कुल एक छोटे से पार्ट से, बीज की तरह, फिर फुल ग्रो करता है, फिर ग्रो करने के बाद वापस वही स्टेज आ जाती है। तो मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है, और ये मल्टीप्लीकेशन जारी रहता है, ठीक है कि नहीं? क्या तो चेतना इस प्रकार से मल्टीप्लाई करती है। बर्ड्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम एग्स। जो पक्षी होते हैं अपना जीवन की शुरुआत अंडे से करते हैं, अंडे में चूजा निकल के पक्षी निकलता है। देयर एग्जिस्टेंस आल्सो रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ एग्स, और अंडे से ही वो सुरक्षित बचते हैं। समझ में आ गया? तो पक्षी अंडा, ये साइकिल भी रिपीट होती रहती है। द साइकिल ऑफ एग एंड बर्ड इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। इसी प्रकार से बीज पेड़ ये भी रिपीट होती रहती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ द होल यूनिवर्स। तो बोला कि इस छोटे से एग्जांपल से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का रूल समझा दिया कि बीज और पेड़, इसी प्रकार से ब्रह्मांड काम करता है। जिस प्रकार से एटम का निर्माण हुआ, भाई एटम क्या होता है? बहुत छोटा सा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। फिर एटम के जुड़ने से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से कई प्रकार के बड़े बड़े कंपाउंड्स बने, एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर वी सी अराउंड अस, इट इज ऑल मेड अप ऑफ एटम। तो एटम एटम जुड़ने से क्या होता है? हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। हम जो भी चीजें देखते हैं, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब एटम्स का बना हुआ है, ठीक है कि नहीं का? तो इसी प्रकार से क्या है, एटम सबसे छोटी चीज है। तो एटम है, एटम के कारण ही बाकी मैटर है। समझ में आया क्या? तो कभी ये एटम के रूप में आता है, फिर कभी ये बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत रूप हो जाता है। इसका विस्तृत रूप ही यूनिवर्स है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो क्या है, देखो, दिस इज द लॉ ऑफ द होल यूनिवर्स। एज द एटम इज फॉर्म्ड सो इज द यूनिवर्स, ठीक है? जिस प्रकार से एटम की रचना हुई है, उसी प्रकार से क्या बच्चों, हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो एटम जैसे पहले छोटा रूप में रहता है, जुड़ जुड़ा के बड़े विस्तृत रूप में, मैटर के रूप में आ जाता है कंबाइंड फॉर्म में, और फिर वापस छोटा बन जाता है डिस्ट्रक्शन करने के बाद में, तोड़ फोड़ करके मैटर को हम, ठीक है? तो हर काम के पीछे उसका एक रीजन होता है। एवरी वर्क हैज ए रीजन बिहाइंड इट, अकॉर्डिंग टू महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल के अनुसार, कपिल मुनि के अनुसार, इफ समथिंग इज डिस्ट्रॉयड, यदि किसी चीज का डिस्ट्रक्शन होता है, कोई चीज नष्ट होती है, इट विल मिक्स इन इट्स रीजन। तो अपने कारण में ही विलीन हो जाती है। जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसी कारण में वो मिक्सअप हो जाती है, ठीक है? जिस प्रकार से बीज और पेड़ का उन्होंने एनालॉजी दी थी, अ सीड कैन नॉट बिकम ए ट्री ऑल ऑफ अ सडन। एक बीज होता अचानक से पेड़ नहीं बन सकता, समय लगता है। तो सिमिलरली यूनिवर्स आल्सो वर्क्स इन नेग्लिजिबल फॉर्म फॉर सम टाइम। तो यूनिवर्स भी बिल्कुल बीज और पेड़ की तरह ही है। यूनिवर्स जो होता है बच्चों, कभी तो बिल्कुल बीज के रूप में सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, जो दिखाई नहीं देता,
फिर अचानक से फिर वो क्या है, धीरे-धीरे फैलता, फैलता, फैलता। अब बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया ये एक तरह से यूनिवर्स के सूक्ष्म रूप से उसके प्रसार का पीरियड है, समझ आएगा? तो यूनिवर्स पहले कभी बीज रूप धारण कर लेता है, बिल्कुल बिंदु में समा जाएगा, फिर कभी वो फैलेगा जिसको बिग बैंग कहा गया है, अब वो ग्रोथ वाला पीरियड है। फिर बिग बैंग के बाद में कभी न कभी जब ये अपने चरम तक पहुँच जाएगा, खूब ज़्यादा फैल जाएगा, तो वापस बिग क्रंच आएगा और वापस सिकुड़ करके वापस से सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा, मतलब बीज वाला रूप आ जाएगा। तो बार-बार यूनिवर्स बिल्कुल छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, ये पीरियड रिपीट होते रहता है बच्चों बार-बार। इस वक़्त ये यूनिवर्स एक्सपेंडिंग स्टेज में, ठीक है? और फिर कभी न कभी ये क्रंच होकर के बिल्कुल वापस एक बिंदु में समा जाएगा और फिर वापस से इसका प्रसार चालू हो जाएगा, ठीक है? तो कभी ये बिल्कुल नेग्लिजिबल बीज का फॉर्म रूप ले लेता है, फिर कभी ये ब्रिलियंट बहुत बड़ा होकर के विस्तृत आकार भी ले लेता है। तो इस तरह से एक तरह से वेव लाइक पैटर्न पे चलता है। लहर होती है ना लहर, लहर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। तो इसी प्रकार से हमारा यूनिवर्स जो है एक साइक्लिक पीरियड में या साइक्लिक वे में प्रोग्रेस करता है। समझ में आ गया? तो देखो इधर क्या है, सिमिलरली यूनिवर्स आल्सो वर्क्स इन नेग्लिजिबल फॉर्म फॉर सम टाइम। तो कभी तो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है हमारा यूनिवर्स। दिस इज द स्टेट बिफोर इट्स फॉर्मेशन। उत्पत्ति से पहले की स्टेट है जब यूनिवर्स बिल्कुल एक छोटे से स्थान पे होता है, और या फिर जब फाइनल डिस्ट्रक्शन होता है, जब उसकी तबाही होती है, तो उस समय की स्टेज है, ठीक है कि नहीं? क्या रिमेनिंग साइलेंट एंड नेग्लिजिबल फॉर सम टाइम एंड देन अगेन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ। तो कभी तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में शांत पड़ा रहता है, फिर एकदम धमाके के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करता है, फैलेगा, बड़ा होगा, फिर वापस ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेगा। तो ये जो रिपीटेड साइक्लिक प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सैक्रेड परफॉर्मेंस पीरियड। क्या कहते हैं इसको? सैक्रेड परफॉर्मेंस पीरियड। और यूनिवर्स ऐसे बहुत सारे पीरियड से गुजर चुका है, मतलब समझ आएगा? कभी विस्तृत होता है, फिर सूक्ष्म हो जाता है, फिर विस्तृत होता है, फिर वापस सूक्ष्म हो जाएगा। तो यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड थ्रू मैनी सच पीरियड्स, ठीक है? और ब्रह्मांड ऐसे बहुत सारे पीरियड से गुजरा हुआ है, सेक्रेड परफॉर्मेंस पीरियड। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये एक वेव लाइक पैटर्न में चलता है, कभी विस्तृत आकार ले लेता है, कभी सूक्ष्म हो जाता है। तो ये बीज और ट्री के जैसा ही बिल्कुल, ठीक है? और ये यूनिवर्स की कल्पना हम सिर्फ और सिर्फ इसके कारण कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस, चेतना के। बिना चेतना के इसको महसूस करना हमारे लिए यूनिवर्स के कोई मायने नहीं होगी, यूनिवर्स एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर चेतना नहीं होगी। तो समझ में आ गया? तो ये है बच्चों इंडियन थॉट, इंडियन कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड? ब्रह्मांड की परिकल्पना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे जो फिजिकल थ्योरीज हैं उनका ये मानना है कि यूनिवर्स जो है उसकी शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से हुई, बिग बैंग से हुई। तो बच्चों आज से 13.5 से 13.8 बिलियन साल पहले लगभग। तो इसकी अप्रोक्सीमेट एज है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोग 13.5, 6 या 13.8 के बीच में एज मानते हैं ब्रह्मांड की, कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी उस समय। हमारा पूरा जो मैटर आज हम चारों ओर देखते हैं, गैलेक्सीज और अलग अलग जो हमारे जो तारामंडल समूह है, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड का मैटर जो भी बिखरा हुआ है, ये सब पहले बहुत ही छोटी सी जगह में केंद्रित था, बहुत ही छोटी सी जगह, एक तरह से मान सकते हैं एटम के साइज के बराबर ही जगह थी। समझ में आ गया? अब अचानक से इसमें तो ये सीड के जैसा हो गया हमारा, ठीक है? तो ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? द एंटायर यूनिवर्स, द यूनिवर्स इट ओरिजिनेटेड अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। इतना वर्ष पहले लगभग ये इसकी उत्पत्ति हुई, बिकॉज ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन फ्रॉम ए वेरी डेंस हॉट बॉडी। एक गर्मा गर्म हॉट बॉडी थी, सारा मैटर उसमें केंद्रित था, और अचानक से उसमें विस्फोट हो गया। तो खूब सारी एनर्जी निकली और मैटर बिखर गया, और ये मैटर जो है चंक ऑफ मैटर, पीसेस ऑफ मैटर, ये एक दूसरे से दूर जाने लगे। आज भी ये दूर जा रहे हैं, और इन्हीं मैटर से बाद में खूब सारी गैलेक्सीज बन गई, पीसेस ऑफ मैटर से गैलेक्सीज में तारे बन गए, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है, इनके दूर होने की प्रक्रिया आज भी जारी है, ठीक है कि नहीं? और बच्चों कोई भी चीज जो होती है ना, लाइट का सोर्स है, तारे लाइट के सोर्स है, गैलेक्सीज लाइट का सोर्स है, ठीक है? और लाइट जो होती है उसको अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो उसके 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, विबग्योर, VIBGYOR। जो वॉयलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ बच्चों सबसे छोटा होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, समझना मेरी बात, कैसे पता हमको कि यूनिवर्स फैल रहा है? किसने देखा? यहाँ से तो हमको दिखता नहीं है फैलता हुआ, ठीक है? तो कैसे पता? तो इसमें एक प्रिंसिपल हमने डॉपलर का यूज किया है, रेड शिफ्ट नाप करके, ठीक है कि नहीं? क्या तो देखते हैं, कई बार बच्चों कोई तारा जो होता है बहुत बड़ा, सन से भी बहुत बड़ा साइज का तारा, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो ब्रिलियंट फ्लैश के साथ तो एक्सप्लोड कर जाता है। इस प्रकार के जो एक्सप्लोजन होते हैं ये कई सदियों में एक आधी बारी देखने को मिलते हैं। हमने अभी तक मानव इतिहास में 2 ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन विटनेस किए हैं। तो ये जो सुपरनोवाज होते हैं इससे इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जितने हमारा सन 100 सालों में देगा उतनी 1 सेकंड में ऊर्जा निकाल देता है, और ये बहुत सारी लाइट ब्रह्मांड में उस जगह फैल जाती है, कई सालों तक ये दिखाई देती है। तो सुपरनोवा जब एक्सप्लोड होते हैं तो उनसे आने वाली लाइट को जब हम देखते हैं, तो सपोज हमने आज वो लाइट देखी, तो आज देखने के बाद में उस लाइट का हमने वेवलेंथ नाप लिया, और फिर जब हमने कुछ समय बाद
2, 4, 5, 10 दिन बाद जब हमने उसी लाइट को देखा तो हमने पाया कि वो लाइट जो है आने वाली रिसीव होने वाली उसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हो गई। तो वेवलेंथ बड़ी होने का मतलब है बच्चों कि वो चीज हमसे दूर जा रही है, तो रेड साइड में शिफ्ट हो जाती है उसकी वेवलेंथ। समझ में आ गया कि नहीं? तो जितने भी हमारे लाइट के सोर्सेज हैं, गैलेक्सीज हैं दूर दराज की, उन सबको जब भी हमने उनसे आने वाले लाइट को मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, तो हम पाते हैं कि उनकी वेवलेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और उनसे आने वाली लाइट इंक्रीज होने का मतलब है वो चीज हमारे पास नहीं आ रही, वो हमसे क्या जा रही है, दूर जा रही है। अगर कोई चीज हमारे पास आती है बच्चों तो उसकी वेवलेंथ हमको कम होती हुई लगेगी, वो ब्लू रीजन की तरफ शिफ्ट होती है। तो रेड शिफ्ट मेजरमेंट की मदद से हमको ये पता लगता है कि यूनिवर्स के जो अलग अलग पीसेस ऑफ मैटर हैं, सो कॉल्ड गैलेक्सीज, दे आर स्टिल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और एक और रूल ये कहता है कि कोई गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है उसके दूर जाने की गति और भी ज्यादा होती है। मतलब मान लीजिए एक गैलेक्सी 100 किलोमीटर दूर है, दूसरी मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर है, तो जो 100 किलोमीटर वाली है वो भी हमसे दूर जा रही है, जो 200 किलोमीटर दूर है वो भी हमसे दूर जा रही है। लेकिन ज्यादा तेजी से दूर कौन जा रही है? जो ज्यादा दूर है। समझ में आ गया? तो उनके जो जितनी ज्यादा दूर चल जाती है उतनी और तेजी से दूर जाने लगती है। तो ये हमारा एक्सपेंशन का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो बाय मेजरिंग द रेड शिफ्ट, तो दूर जाने का जो ट्रुथ है वो हमको पता लगता है रेड शिफ्ट ऑफ सुपरनोवा से। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं, उनको मेजरमेंट करके हमको पता लगता है कि उनसे आने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ रेड साइड में, लॉन्गर साइड में शिफ्ट होती है। दैट्स व्हाई वी कम टू नो दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। बच्चों एक मार्क का क्वेश्चन आता है कई बार कि हाउ डू यू नो दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग? सो बाय रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ सुपरनोवा। सुपरनोवा जो होते हैं हमारे तारे जिनमें विस्फोट हो जाता है, सन से भी बहुत बड़े तारे डेथ के समय, तारों का जन्म भी होता है तो मृत्यु, बहुत बड़े तारे जो होते हैं उनकी मृत्यु होती है सुपरनोवा के रूप में। हमारे सन के आकार के जो तारे होते हैं उनकी मृत्यु होती है रेड जायंट फेस के रूप में, और उससे भी छोटे तारे होते हैं तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से मृत्यु होती है, डिपेंड करता है कि हमारे सन का मास कितना है, स्टार का मास कितना होता है। तो ओरिजिनल जो मास होता है उसके आधार पर इनकी मृत्यु होती है, और जन्म भी लेते हैं। तो तारे बनते और बिगड़ते हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। ठीक, चलिए, तो ये तो था बिग बैंग थ्योरी और रेड शिफ्ट दैट द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। ठीक है, अगला एक और मॉडल है बच्चों, एक्पायरोटिक मॉडल। ब्रह्मांड के ओरिजिन से संबंधित एक और ये दूसरा मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल क्या कहता है तो देख लेते हैं, इसके बारे में भी जानकारी। ये आपके बुक में नहीं दिया लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, लेटेस्ट है ये। ठीक है, क्या कहता है एक्पायरोटिक मॉडल? ये कहता है कि बच्चों हमारा जो ब्रह्मांड है कोई बिग बैंग वगैरह इससे नहीं आया उत्पत्ति, बल्कि हमारा जो ब्रह्मांड है, अभी देखो बच्चों, 2 डायमेंशन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, 2 डायमेंशन जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। 3 डायमेंशन का मतलब होता है गोल मोल स्फेरिकल 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, और 4 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसमें 4 डायमेंशन हो। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्पायरेटिक मॉडल क्या करता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ये बिग बैंग का नतीजा बिल्कुल भी नहीं है, बट अ कोलिजन बिटवीन 2 डायमेंशनल एंड ए 4 डायमेंशनल यूनिवर्स। एक बहुत बड़ा सारा बुलबुला, 4 डायमेंशनल मतलब एक बहुत बड़ा सारा बुलबुला, बुलबुले के रूप में एक यूनिवर्स था, और उससे एक फ्लैट सरफेस टकरा गई, 2 डायमेंशनल सरफेस टकरा गई, और इनके टकराव से ही हमारे इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। सो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ कोलिजन बिटवीन ए 2 डायमेंशनल एंड ए 4 डायमेंशनल यूनिवर्स। और इस मॉडल का ये भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिवर्स एक ही है। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे हैं, सो देयर इज ए पॉलीवर्स, मल्टीवर्स सिचुएशन। तो हम यूनि क्यों लगाते हैं? यूनि मतलब एक, देयर मे बी मेनी वर्सेस, बहुत सारे हो सकते हैं यूनिवर्सेस, मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं। किसको पता, हमने तो अंत देखा ही नहीं है कि भाई हमारे यूनिवर्स के अंत में कोई उसके बाद कोई दूसरा यूनिवर्स तो नहीं है आगे। तो मल्टीवर्स सिचुएशन है। तो उन्होंने बताया, इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि एक 2 डायमेंशनल बड़ी सारी सरफेस, उस सतह पे ही हमारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी उस सतह पे होती है सारी सारी। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल जो सरफेस है टकरा गई एक 4 डायमेंशनल यूनिवर्स के साथ में, और इस कारण से हमारे इस यूनिवर्स की उत्पत्ति होगी। तो इसमें फोल्ड पड़ गया और ये 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अब क्या, ये बिल्कुल वैसे ही होता है बच्चों, जैसे हमारा एक बड़ी सारी चद्दर लेके, नेट जाली है लूज, उसको पकड़ के चारों कोनों से खड़े हो जाओ और उसके ऊपर एक बहुत मोटी सारी लोहे की बॉल गिरा दी जाए, तो लोहे की बॉल हमारा 4 डायमेंशनल यूनिवर्स हो गया। और जो रबर की ये जो हमारी नेट है, जाल है, उसमें जिस जगह भी हम उस बॉल को फेंकेंगे, टकराएंगे, तो वो जाल उस जगह से नीचे गड्ढा सा बन जाएगा, तो उसमें फोल्ड पड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं का? और इस प्रकार से क्या है, हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई, ऐसा मानना है इस थ्योरी के जनक का। ठीक है, ये अज्यूम क्या करती है कि देयर इज नो सेंटर एट ऑफ द प्रेजेंट यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। समझ में आ गया? देयर इज नो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इट आल्सो अज्यूम्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग लाइक अ रबर फिल्म एंड ऑल द गैलेक्सीज आर ऑन दिस रबर फिल्म। ये इसका ही मानना है कि आज हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक रबर की गुब्बारे की फिल्म के रूप में है,
और सारी गैलेक्सीज मैटर वगैरह जो भी है इस फिल्म के सतह के ऊपर है। समझ में आ गया? इस रबरी फिल्म की सतह के ऊपर है और धीरे-धीरे रबर की फिल्म जो होती है ये फूलती जा रही है, फूलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये गैलेक्सी से एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो बच्चों आप अगर एक गुब्बारा ले लो और गुब्बारे के ऊपर कलर्ड पेन से खूब सारे डॉट लगा दो और फिर गुब्बारे में धीरे-धीरे हवा भरते रहो। तो हवा भरने से गुब्बारे का साइज धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो बस ऐसे ही हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और जैसे-जैसे गुब्बारे का साइज बढ़ेगा तो वैसे-वैसे क्या होगा? वो जो डॉट्स हमने लगाए होंगे गुब्बारे की फिल्म पे, वो डॉट्स के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से एक बुलबुला रूपी हमारा यूनिवर्स है और सारे तारे जो है गैलेक्सीज हैं इस बुलबुले की सतह के ऊपर है। समझ में आ गया कि नहीं? सेंटर पे डार्क स्पेस है। तो ऑल द गैलेक्सीज आर ऑन दिस रबर फिल्म। ठीक है? दो द बिलीवर्स ऑफ दिस मॉडल आर वेरी फ्यू। ठीक है कि नहीं क्या? लेकिन ये जो मॉडल है इस पे भरोसा रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही क्या है? कम है। बहुत अधिक लोग क्या है? इस थ्योरी को मानते नहीं है और यही कारण है कि जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है, प्रिंसिपल सिद्धांत है यूनिवर्स के ओरिजिन का, वो बिग बैंग ही है। अधिकतर लोग 90% लोग जो है बिग बैंग को ही यूनिवर्स की उत्पत्ति का मेन प्रिंसिपल मानते हैं। तो इस मॉडल को 5-10% से ज्यादा लोग नहीं स्वीकार करते हैं। एक्वायरोटिक मॉडल, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस वैसे नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला चीज। कुड लाइफ हैव कम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटसाइड? क्या संभव है कि जीवन जो है धरती के बाहर से आया हो धरती पे? भाई हमारी फिजिकल थ्योरी से कहती है कि धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई, महासागरों में उत्पत्ति हुई, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या संभव है कि जीवन बाहर से आया हो? बहुत संभव है। भाई अब से बहुत पहले तक लोगों का, साइंटिस्ट का मानना था कि हमारी जो धरती है उसके बाहर जो आउटर स्पेस, उसमें कंडीशंस बड़ी जटिल हैं, हार्श हैं। सन से आने वाले जो प्लाज्मा या जो सौर किरणें हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, वो मार डालेंगे जीवन को। ठीक है कि नहीं? बाहर इतना तापमान कम है, कठोर ठंड है, -273 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इतने में कोई जीवन बच ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन आज साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि दो प्लैनेट्स, एक प्लैनेट पे अगर जीवन की उत्पत्ति होती है तो वहां से लाइफ दूसरे प्लैनेट पे भी ट्रेवल कर सकती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स के रूप में, क्रिएचर्स के रूप में, बिल्कुल यूनिसेलुलर माइक्रोब्स के रूप में। और ये स्पोर्स जो होते हैं ये बहुत लंबे समय तक जिंदे रह सकते हैं, बहुत जटिल विषम परिस्थितियों में भी अपने चारों तरफ एक हार्ड कोटिंग सिस्ट बना लेते हैं, इजिली मरते नहीं है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से माइक्रोबियल फॉर्म में लाइफ जो होती है प्लैनेटरी डिस्टेंस, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रेवल कर सकती है। तो हो सकता है, बहुत संभावना है कि कहीं और जीवन की उत्पत्ति हुई हो और वो ट्रेवल करके धरती पे आई हो। तो बच्चों हमने एक थ्योरी पढ़ी थी 9th में, याद आ रहा हो, कि कॉस्मिक पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस, कि जीवन रूपी स्पोर्स की बारिश हुई, कॉमेट्स वगैरह जो आए धरती पे टकराए, बाहर से वो जीवन को अपने साथ लेकर आए, जीवन रूपी स्पोर्स को लेकर आए, माइक्रोबियल लाइफ को लेकर आए, फिर उसके बाद हमारी धरती पे लाइफ फली फूली, ऐसा मानना है। इट वॉज अर्लियर बिलीव्ड दैट, तो पहले साइंटिस्ट ये मानते थे दैट लाइफ कैन नॉट रीच द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी स्पेस से जीवन पहुंच नहीं सकता है धरती पे, एज इट वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द एडवर्स कंडीशंस इन द स्पेस, स्पेस में इतनी कठिन विषम परिस्थितियां हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी रास्ते में। बट नाउ साइंटिस्ट बिलीव दैट, लेकिन आज क्या है, मानते हैं साइंटिस्ट कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स कैन क्रॉस द लॉन्ग पाथ बिटवीन द टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स के बीच में जो लंबा रास्ता है उसको ये स्पोर्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो है, ये इजीली पार कर सकते हैं और ये मृत अवस्था या डोरमेंट स्टेज में आते हैं रास्ते में, और जब उनको अच्छी कंडीशंस मिलती है तो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। वायरस जो हमारा ऐसी जीव है, वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग की तरह, उसको सर्दी गर्मी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और लिविंग बॉडी में एंटर करती है वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएनए, ये बाहर से भी आया हो सकता है। ठीक है, तो thus it is very much possible that life could have come on earth from outside, तो बहुत संभावना है प्रबल कि जीवन जो है वो बाहर से भी आया हो सकता है। हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उनके इतने सारे अरबों अरबों खरबों तारे हैं और उनमें से हमारा सन एक बहुत छोटा सा तारा है। सन का अपना सोलर सिस्टम है, तो बहुत सारे दूसरे तारों के भी होंगे। तो हमारे धरती जैसे अगर मान लो 10% जो तारे हैं उनके पास भी अगर हमारा धरती जैसा प्लेनेट हो, तो बहुत संभावना है कि हमारी धरती के जैसे 1 बिलियन या उससे भी ज्यादा प्लैनेट्स हमारे खुद के गैलेक्सी मिल्की वे में होंगे। तो जीवन जरूरी नहीं कि धरती पे हो। हमने तो अभी ऑब्जर्व ही कहाँ किया यूनिवर्स को, अभी तक तो हम बाहर निकले ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत संभावना है कि जीवन जरूरी नहीं कि धरती पे स्टार्ट हुआ हो, और हो सकता है कि हमसे बहुत कहीं उन्नत जीवन कहीं और दूसरे ग्रहों पे ऑलरेडी जारी हो। ठीक है, और इस जीवन का जो आधार है धरती पे हमारा, वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है बच्चों? डीएनए। समझ में आ गया? तो जो डीएनए है, ऑन विच बायोमॉलिक्यूल द प्रेजेंट लाइफ इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ड, तो धरती पे मौजूद जो जीवन है उसका जो मेन आधार है वो है डीएनए। डीएनए ही में लाइफ के गुण होते हैं, डीएनए ट्रांसफर होता है तो इसके साथ ही गुण दोष लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। जेनेटिक्स में हम देख चुके हैं। ठीक है, जीन्स डीएनए की बनती है। ठीक है, उसके बाद
अगला जो बच्चों हमारा टॉपिक है ये ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन से संबंधित है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से जो जीव एक बार लाइफ स्टार्ट हो गई धरती पे वो इवॉल्व होते हैं, विविधता कैसे आती है, सिंपल बॉडी डिजाइन से किस प्रकार से जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है, थ्योरीज है जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी है। ओके, सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो फॉर टुडे, goodbye and thanks for watching.